हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशस्वी वर्मा। आज आप सबके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो टाइम को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पटवारी की सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास के अंदर। क्योंकि अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में हमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं। हिस्ट्री के, कल्चर के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। पर जियोग्राफी की बात करें तो इसकी कोई डिटेलिंग नहीं है। हमें कंफ्यूज हैं कि कौन से टॉपिक पढ़े जाएं और कौन से नहीं पढ़े जाएं। तो यदि हम देखें कि पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं जैसे नहर परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं, उद्योग, कृषि, इन जलवायु प्रदेश, इन सब पर मेन फोकस किया गया है। तो मैं अपने आने वाली क्लासेस में इन सब पर ही फोकस करूंगी। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ऐसे नहीं है कि कोई बुक्स की पढ़ी पढ़ाई बातें और उसी तरीके से नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको एक पढ़ने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ। क्योंकि मैपिंग के जरिए मैप अगर हमें मैप आता है ना जियोग्राफी में, तो हम सब कुछ कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि हम मैपिंग के जरिए अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये जिला है, ये यहाँ पर स्थित है, तो इसमें ऐसा कुछ, हाँ ऐसी जलवायु है, हमें पता होता है। हम एक अंदाजे के बेस पे भी हम काम कर सकते हैं। पर हम, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी क्लास में आपको अंदाजे की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। मैं आपको इतना इजी वे में आपको मैप, आपको भी भूलोगे ही नहीं, आपको इतना अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। तो हम टाइम को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए मैप की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि कौन सा जिला कहाँ सिचुएटेड है। तो ये हमारे जिले, वो मैं जब मैंने सीखा था, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि, मतलब जब मैं छोटी थी मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे याद होंगे। तो बहुत इजी वे है, खुद को फोकस करो कि आप कहाँ पे हो, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जैसे मैं अब गंगानगर से हूँ, तो मैंने गंगानगर को ही मेनली बनाया है, और उसके अपने को कम से कम इतना पता होता है कि हमारे साथ का पड़ोसी जिला कौन सा है, इस साइड उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, ये हमें पता होता है। तो उस बेस पे मैंने याद किया है। तो जैसे मैं गंगानगर से हूँ, गंगानगर के देखा जाए तो साथ में बिल्कुल हनुमानगढ़ है। और साथ साथ मैं आपको स्टूडेंट्स साथ में आकृतियां भी बताने वाली हूँ। क्योंकि आकृति अगर हमें याद होती है तो मैप में हम जल्दी से देख के पता लगा देते हैं, हाँ ये तो कुर्सी की आकृति है, सोफा की आकृति है, तो यह तो हनुमानगढ़ ही होगा। तो कुछ आकृतियां भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में कि हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है। नोट कर लें कि हनुमानगढ़ की आकृति एक कुर्सी जैसी है, सोफा की आकृति लिए हुए है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के नीचे आता है चूरू। चूरू के साथ में बिल्कुल कौन है, बीकानेर। बीकानेर हो गया, बस इसमें नीचे चलेंगे बीकानेर। यदि हम ऊपर से चलते हैं, एक साइड में, एक साइड की बात लेके चले, कॉर्नर कॉर्नर को अगर हम कवर अप करते हैं, तो गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर के जस्ट साथ में नीचे जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, ठीक है। जैसलमेर हो गया, जैसलमेर के नीचे जस्ट आते हैं तो बाड़मेर आता है। बाड़मेर के नीचे आएंगे तो जालोर आ रहा है। जालोर की आकृति मैं आपको बता दूं, समुंदर में आप देख सकते हैं, मैं बता रही हूँ, समुंदर में गोता लगाती हुई मछली जैसी आकृति है जालोर की। देखा जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका है जालोर को। काफी स्टूडेंट्स पाली और जालोर में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा है। क्योंकि होता है, कॉमन है ये, जिनको नहीं याद होता उनके लिए बहुत, क्योंकि बी टेक के स्टूडेंट्स होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये सब कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इजी वे हो जाता है, मैपिंग के जरिए यदि हम पढ़ते हैं तो ये बहुत इजी रहता है। तो हम जालोर पे पहुंचे। जालोर की आकृति कैसी बताई मैंने, समुद्र में गोता लगाती मछली जैसी। जालोर के नीचे आता है हमारा सिरोही। सिरोही के ऊपर यदि देखा जाए तो कौन है, पाली है। पाली के साथ, बिल्कुल साथ, एक राज तिलक की आकृति ली हुई है। राज तिलक की आकृति, राजसमंद। राजसमंद की आकृति कैसी है, राज तिलक के जैसी। राज तिलक, राजसमंद। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। राजसमंद के नीचे देखें तो उदयपुर आता है। उदयपुर जिले के लिए है कि उदयपुर जिले की आकृति है ऑस्ट्रेलिया जैसी। ऑस्ट्रेलिया की जैसी आकृति लिए हुए हैं। यदि आप इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की आकृति आपने देखी होगी। उदयपुर के नीचे तीन छोटे छोटे जिले हैं। ये छोटे छोटे जिले, सबसे दक्षिणतम जिला हमारा कौन सा होता है, बांसवाड़ा। ये तो सबको पता ही होता है, कॉमन बात है, सभी सभी को पता है कि हमारा दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये तीनों एक त्रिभुजाकार
एक कह दे तो हम नीचे त्रिभुज की आकृति लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो गए नीचे नीचे वाले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इससे ऊपर चलते हैं तो हमारा चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ दो भागों में विभाजित है, एक तो इधर उदयपुर संभाग में आ रहा है, तो दूसरा कोटा संभाग में आता है। ये जब मैं आपको संभाग का टॉपिक करवाऊंगी तब मैं आपको ये बात क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से ऊपर यदि हम चलते हैं तो भीलवाड़ा आता है। भीलवाड़ा की आकृति हम देख रहे हैं कि आयताकार है। वेरी सिंपल, याद करना बहुत इजी कि आयताकार आकृति कौन सा लिया हुआ है, भीलवाड़ा ने लिया है। भीलवाड़ा के बाद आते हैं हम ऊपर अजमेर। अजमेर बहुत फेमस है, और अजमेर की आकृति कैसी है, बहुत इजी याद करना। त्रिभुज जैसी आकृति जो लिया हुआ है वो कौन सा है, अजमेर है। अजमेर के ऊपर यदि देखा जाए तो हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। नागौर आ जाता है। हम चूरू तो कर ही चुके हैं नागौर से ऊपर। अब हम उसके साथ में देखते हैं तो एक अर्धचंद्राकार आधा चांद जैसा होता है वैसी आकृति लिए हुए है सिक्कर। चूरू के नीचे जो अर्धचंद्राकार जो होती है जिला है, जो हमें आकृति दिखती है वो सिक्कर है। याद रखना है जो अर्धचंद्राकार जो आकृति है वो क्या है, सिक्कर है। सिक्कर के ऊपर झुंझुनू। हम कई बार नाम भी लेते हैं, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, इन तीनों का नाम साथ आता है। तो जब हमें पता है कि चूरू कौन सा है, सिक्कर कौन सा है, सिक्कर अर्धचंद्राकार आकृति का है, चूरू हनुमानगढ़ के नीचे आ रहा है, तो जो साथ में है वो कौन सा होगा, झुंझुनू होगा, ठीक है। जयपुर, जयपुर मेनली फोकस किया होता है हर मैप के अंदर, तो जयपुर तो हमने देख ही लिया है। जयपुर के साथ ऊपर आता है अलवर। अलवर की एक गर्ल टॉप की जैसी आकृति है इसकी, एक टॉप जैसा होता है, लेडीज टॉप जैसी आकृति है इसकी। और अलवर के नीचे आता है दौसा। दौसा की आकृति को अभी यदि देखें तो एक धनुष जैसी आकृति ली हुई है। कैसी आकृति है दौसा की, धनुषाकार। तो दौसा, धनुषा जैसी आकृति मैच, वर्ड भी आप मैच कर सकते हैं आप। ये तो मैं मेरी ट्रिक्स बता रही हूँ, आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। बस हमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें ये सब अपने माइंड में फिट करना है। यदि ये हमारे माइंड में फिट होता है, चाहे कैसे भी फिट हो, ये मत सोचो कि हम यदि पढ़ रहे हैं तो हंसी आएगी या कोई क्या सोचेगा हमने किस तरीके से, नहीं। जरूरी ये होता है कि हमें वो याद है। यदि कोई हमसे आज पूछ रहा है तो हम बता सकते हैं कि किसकी क्या आकृति है, क्या है, कहाँ स्थित है। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई क्या सोच रहा है। तो बस हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि हम कैसी आकृति, बस वो याद रखना है अपनों को। मेन अपने याद रख सकते हैं कि धनुष की आकृति, जयपुर के पास जो धनुष की आकृति है वो क्या है, दौसा है। दौसा के ऊपर हमने अलवर देखा। अलवर के साथ एक खरगोश जैसी आकृति हमें दिख रही है, देख रहे हैं आप, भरतपुर। ये है भरतपुर। जो हमें दौसा के साथ जो खरगोश जैसी आकृति दिख रही है, फोकस कर सकते हैं। ये देखिए एक खरगोश जैसी आकृति लिए हुए है, ये है भरतपुर। भरतपुर के नीचे दो जो जिले हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, देखिए करौली और धौलपुर। ये एक बतख जैसी आकृति लिए हुए है। यदि आप ध्यान से देखें तो एक बतख की आकृति जो बना रहे हैं वो कौन से हो गए, करौली और धौलपुर। तो ध्यान से देखिएगा, भरतपुर संभाग भी दिख रहा है इसमें आपको, वो मैं संभाग के टॉपिक में आपको क्लियर करने वाली हूँ। इधर देखिए भरतपुर कैसी आकृति है, खरगोश की आकृति। दौसा की धनुष की आकृति। उसके नीचे करौली और धौलपुर को यदि मिलाया जाए तो एक बतख की आकृति ये लिए हुए हैं। इसके साथ ही अगर नीचे देखा जाए करौली और दौसा के नीचे तो आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर हो गया। इनको आप हमेशा साथ याद रखें। अगर आप ये सोचेंगे मैं पहले ऊपर गंगानगर याद कर लूँ, नीचे का बूंदी याद कर लूँ, बारां याद कर लूँ, फिर उधर जालौर याद करके अलवर भी पहुंच जाऊँ, तो ऐसे आप कभी मैप याद नहीं कर पाएंगे। आपको इनको एक जोड़ के इनको आपस में कनेक्टेड करना होगा, तब भी आप मैप पढ़ सकते हैं। अन्यथा ये आपको याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको पढ़ना। तो इनको आपस में जोड़ते जाइए और इनको मैप बनाते जाइए, ठीक है। सवाई माधोपुर हो गया। जयपुर के नीचे और अजमेर और सवाई माधोपुर के बीच में कौन आता है, इनके बीच में आ रहा है टोंक। टोंक की आकृति कैसी है, समचतुर्भुजाकार। कैसी आकृति लिए हुए है ये, समचतुर्भुजाकार आकृति लिए हुए हैं। उसके नीचे हम आते हैं तो बूंदी आ जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारा कोटा संभाग आ गया। बूंदी, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का नाम साथ ले जाते हैं। जैसे चूरू, सिक्कर, झुंझुनू का नाम साथ में आता है, वैसे ही कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का नाम साथ आता है। तो हम मेनली स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, मेनली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि
कोटा इसे मान लेते हैं और बूंदी इसे मान लेते हैं, बारां इसे मान लेते हैं, झालावाड़ इसे मान लेते हैं। क्योंकि जैसे नाम चलता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो सब सोचते हैं हाँ यही होगा, ऐसे ही किया जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तरीके से काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि जिनका नाम लिया जाए जैसे तो वो एक साथ ही होंगे। तो जैसे पहले आता है बूंदी, आता है कोटा का, तो कोटा ने तो अपना कोटा पूरा ही कर दिया, उसने तो सब बारां और झालावाड़ को बांट दिया है बीच में से। बस ये याद रखना है, कोटा ने अपना कोटा पूरा किया। कोटा ने बूंदी, बारां और झालावाड़ को अलग कर दिया, बारां और झालावाड़ को एक साइड रख दिया और बूंदी को। कोटा कहता मैं तो अपना बूंदी खा के कोटा पूरा करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है बारां और झालावाड़ से, तुम अपने साइड हो जाओ। कोटा क्या कर रहा है, कोटा बारां और झालावाड़ को बूंदी से अलग कर रहा है। मेरा मेन समझाने का मतलब ये है कि कोटा बारां और झालावाड़ को अलग कर रहा है, समझ आया? ठीक है। तो अब कोटा के ऊपर जो साथ में आता है वो होता है बारां, और नीचे जो आ रहा है वो है झालावाड़। तो समझ आ गया कि क्या है, सारा हम एक बार मैप पढ़ चुके हैं। फिर हम आते हैं, ये देखिए हम अपना मैप क्लियर कर चुके हैं। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इस मैप में, कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगी। अगर आपको है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो हमने ऑलमोस्ट अपना ये एक मैपिंग क्लियर कर लिया, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि कैसे, कहाँ कहाँ कौन सा जिला है। और यह बहुत इजी वे है ये याद करने का, आकृतियों के अनुसार। यदि आकृतियाँ ना हो तो हम, बहुत मुश्किल हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी राजस्थान जियो को पढ़ा नहीं होता। मेनली आजकल सभी को है कि हम गवर्नमेंट जॉब में करें, तो उसके लिए हर कोई अप्लाई कर रहा है, और हर कोई अप्लाई तो कर रहा है, पर वो अपने हर फील्ड में टॉप हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसी के लिए अब मैं आपको अगले टॉपिक पे ले जाती हूँ अपने। ये तो मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था राजस्थान का, कि कैसा है राजस्थान हमारा, क्या आकृति है, कैसा है हमारा राजस्थान, और कहाँ क्या क्या है। तो अब हम चलते हैं राजस्थान के संभाग पे। मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं आपको सब कुछ मैपिंग के जरिए ही करवाने वाली हूँ। तो इसका भी एक रफ मैप मेरे पास तैयार किया है मैंने, राजस्थान के संभाग का। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। तो यदि हम इसका इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान के संभागों का, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। तब किसकी सरकार थी? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस समय टोटल कितने संभाग थे? इस समय 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। कौन से? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद 87 में क्या हुआ? हरिदेव जोशी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट कर दिया, और तब अजमेर संभाग बना। अजमेर संभाग जो बना वो जयपुर से अलग होकर बना था। पहले अजमेर के जो जिले थे वो जयपुर के अंदर ही आते थे। ठीक है। फिर उसके बाद जब 2005 में हमारा बना 7वां संभाग, क्वेश्चन आता है कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, तो है भरतपुर संभाग, जो 4 जून 2005 को बना था। इस समय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। अब यदि देखा जाए तो हमें पता होता है कि किस टाइम कौन सी सरकार, ये देखा था कि 2005 में सबको पता है वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी। तो एक कॉमन आ जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमें अटका देते हैं कि किस टाइम कौन सी सरकार थी, क्या था। तो जब हमारा 7वां संभाग बना था उस टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी, 4 जून 2005 को। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भरतपुर संभाग कैसे बना। भरतपुर संभाग जयपुर और कोटा संभाग से अलग होकर बना था। जैसे अजमेर संभाग तो जयपुर से कटा था, और भरतपुर संभाग जयपुर और कोटा दोनों संभागों से कटकर बना था। तो अब हम संभाग को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऊपर ऊपर हमारा बीकानेर संभाग आता है। बीकानेर संभाग में
चार चार जिले आ रहे हैं, देख सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। मैंने सबसे आप पहले आपको मैप में याद करवाए थे ये चारों जिले, तो आप देखिए पहले कि ये चारों एक ही संभाग को लिए हुए हैं, मतलब एक ही संभाग है, ये चार जिलों का बना हुआ है। फिर हम आते हैं सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये हमारा, ठीक है। तो कौन सा संभाग है ये? जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले आ रहे हैं सर, ठीक है। तो कौन कौन से आ रहे हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। कौन से आ रहे हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। 2 संभाग कवर हुए। इसके बाद हम आते हैं नीचे उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में भी 6 ही जिले हैं। ये कौन से हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। फिर उसके बाद हम चलते हैं कोटा संभाग, हम कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा ने बूंदी को अलग करके अपना कोटा पूरा किया था। फिर आते हैं हम भरतपुर संभाग पे। भरतपुर संभाग छोटा सा, देखिए, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये चारों जो साथ में लगे हुए हैं, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा, सबसे छोटा जो संभाग है वो है भरतपुर संभाग। फिर उसके ऊपर हम चलते हैं, हमारा आ रहा है जयपुर संभाग। जयपुर, एक मिनट में फोकस करती हूँ। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये आ गया हमारा जयपुर। अब हम बात करते हैं हमारा मध्यवर्ती संभाग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नागौर हमारा मध्यवर्ती जिला है। और नागौर देखिए, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये चारों अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये देखिए मैप में अगर देखा जाए तो ये चारों मध्यवर्ती हैं। तो हमारा अगर पूछा जाए तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है, ठीक है। तो हम अगर देखिए, संभाग तो हो गए, इनसे जुड़ी जो बातें हैं हम बीच बीच में वो डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अकेला हमें एक एक टॉपिक क्लियर नहीं होता। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम राजस्थान की जियोग्राफी, कल्चर या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें मेन बात इस पे रहना है कि हम जोड़ें, जितना जोड़ सकते हैं बातों को एक दूसरे से जोड़ते जाए। जैसे मैंने आपको बताया 2005 में वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी, कब वो भंग हुआ था। 87 में हरिदेव जोशी ने उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया था। 62 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया था उसको, जबकि वो 49 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब बातें आपस में जुड़ती रहेंगी। जैसे मैं अब आपको बताऊंगी कि इनका लिंगानुपात या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, छोटा। जैसे सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है, जिसका क्षेत्रफल है 1,17,801, ठीक है। कितना है? 1,17,801, 1,17,801। और जो देखा जाए सबसे छोटा संभाग मैंने आपको बताया था कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग कितना बड़ा है उसके देखा जाए क्षेत्रफल तो 18,186। कितना? 18,186। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत होती है, हम आंकड़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आंकड़ों को अपने माइंड के हिसाब से सेट करें। हमें अपनी फैमिली के फ़ोन नंबर्स याद होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर याद होते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा माइंड सेटअप होता है कि वो कैसे हो, कैसे हम उसको सेट करते हैं। तो इन आंकड़ों को भी हमें उसी हिसाब से सेट करना है। जैसे जोधपुर संभाग की कितनी बताई है मैंने? 1,17,801। और जो हमारा सबसे छोटा है उसका क्षेत्रफल है 18,186। और अब हम यदि बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? जिस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं वो है कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती हैं? कोटा संभाग में बहती हैं। कौन सा? कोटा संभाग, ठीक है। और सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछे तो बीकानेर संभाग है, क्योंकि बीकानेर और चूरू में बीकानेर तो ऐसे जहाँ से कोई भी नदी नहीं गुजरती है, ठीक है। ऐसे जिले बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है, सर्वाधिक नदियां जहाँ पे प्रवाहित होती हैं वो जिला है चित्तौड़गढ़। और जहाँ से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है, क्वेश्चन का फर्क समझिए, सर्वाधिक नदियां जो है वो चित्तौड़गढ़ से निकल रही हैं।
और सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ पे हो रहा है? प्रवाहित तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक हो रही है, पर उद्गम सर्वाधिक हो रहा है उदयपुर में। उद्गम कहाँ पे हो रहा है सर्वाधिक? उदयपुर में। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और ये अक्सर आते हैं क्वेश्चंस। तो हम यदि देखें तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें तो कौन सा संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दो हमारे संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय नहीं बोल रही मैं, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बोल रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं बीकानेर और जोधपुर संभाग। कौन से? बीकानेर और जोधपुर संभाग। पता ही चल गया होगा आप किससे बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पाकिस्तान से। रेड क्लिफ रेखा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बीकानेर और जोधपुर संभाग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है? जोधपुर या बीकानेर? जोधपुर बनाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात की हम यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा संभाग है? जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है वो है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। और कम लिंगानुपात की बात करें तो कौन सा आएगा? भरतपुर संभाग। भरतपुर तो कम ही रह गया, क्षेत्रफल में भी कम रह गया बेचारा, अब लिंगानुपात में भी कम रह गया। याद करने का तरीका है, मजाक में ही याद होगा। यदि हम स्ट्रेस लेके करेंगे कि हाँ नहीं भरतपुर ऐसे है उदयपुर ऐसे, नहीं होगा। एक मजाक के तरीके से, मैं ये नहीं कह रही स्टडी को मजाक में लेना है, बट तरीका है कि कैसे हम उसे पढ़ सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो भरतपुर का लिंगानुपात सबसे कम है और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? उदयपुर का। यदि सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। हमारी राजधानी वाला संभाग जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। और सबसे कम साक्षरता वाला तो सभी को पता होगा, जैसलमेर बाड़मेर का एरिया कम साक्षरता वाला होता है, तो वो वाला कम साक्षरता वाला जो हमारा संभाग होगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रही है? जहाँ कम साक्षरता है वहीं हमें याद रखना है कि कम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। जहाँ साक्षरता कम वहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक है। ठीक है, और अब बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का अनुपात कहाँ पे है? अनुसूचित जाति कहाँ पे? बीकानेर संभाग में अनुसूचित जातियां सर्वाधिक है। बीकानेर संभाग में अनुसूचित जातियां सर्वाधिक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला देखा जाए तो वो है उदयपुर संभाग। जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में तो अपना बीकानेर संभाग आ गया, उसमें गंगानगर में सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति सर्वाधिक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? हमारे उदयपुर संभाग में है। ठीक है, अब यदि देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है तो कोटा। कोटा में सर्वाधिक वर्षा होती है, कोटा संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये याद रखना है। कोटा संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यदि हम देखें सबसे कम वर्षा वाला हमारा संभाग तो हमारा जोधपुर संभाग ही है, क्योंकि जैसलमेर का वर्षा का अनुपात हम सब जानते हैं। तो जैसलमेर हो गया कम वर्षा वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता देखें तो कोटा संभाग, क्योंकि जहाँ पे वर्षा ज्यादा और राजस्थान की गर्मी तो आपको पता ही है, तो वहां पे आर्द्रता भी बनी रहती है। प्रॉपर आर्द्रता कोटा में सर्वाधिक बनी रहती है। और कम आर्द्रता, वर्षा कम आर्द्रता कम, वर्षा ज्यादा आर्द्रता ज्यादा, तो इनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, कम आर्द्रता वाला कौन सा हुआ? हमारा जोधपुर संभाग होता है। तो ये हमारा संभाग का टॉपिक था जो हमने मेनली कवर अप किया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं, यदि हम और भी गहराई में जाना चाहते हैं, तो हम देखें संभागों में कितने जिले किस संभाग में आ रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 6 जिलों वाले कितने संभाग हैं? 6 जिलों वाले हमने पढ़ा है, 2 संभाग है, जोधपुर संभाग है और एक उदयपुर संभाग है। 6 जिलों वाले कितने संभाग है? 2। और 5 जिलों वाला एक ही संभाग है, जयपुर संभाग। 5 जिलों वाला कौन सा है? जयपुर संभाग 5 जिलों वाला संभाग है। ठीक है, और 4 जिलों वाला संभाग है बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। कौन से? बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, ये हैं 4 जिलों वाले संभाग।
ये तो बात हम वर्तमान की कर रहे हैं। अगर हम 2005 से पहले की बात करें कि 2005 में, जैसे आपको पता है कि अपना 7वां संभाग 2005 में भरतपुर संभाग बना था। यदि हम उससे पहले, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो जयपुर और कोटा संभाग बने थे वो भरतपुर भरतपुर जो बना था वो दो जो जयपुर और कोटा संभाग में से मिलकर बना था। ये हमने पहले पढ़ा ही है कि भरतपुर कैसे बना था, 2005 में बना था, और वो जयपुर और कोटा संभाग को काट कर उनमें से दो जिले चक्कर बनाया गया था। ठीक है, तो यदि हम 2005 से पहले की बात करें तो कि क्या स्थिति थी हमारे संभागों के, जिलों की कैसे, तो हम देखते हैं कि जयपुर संभाग सर्वाधिक जिलों वाला संभाग था 2005 से पहले। 2005 से पहले कौन सा संभाग सर्वाधिक जिलों वाला था? जयपुर संभाग। उसमें 7 जिले थे, और 6 जिलों वाले संभाग थे जोधपुर और कोटा, क्योंकि कोटा में उस टाइम सवाई माधोपुर और करौली ऐड थे, तो उस टाइम वो 6 जिलों वाला संभाग था। 5 जिलों वाला संभाग उस टाइम उदयपुर 5 जिलों वाला संभाग था, और 4 जिलों वाले संभाग में बीकानेर और अजमेर आते थे। तो ये था हमारा एक संभाग का छोटा सा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको संभाग के बारे में ऑलमोस्ट जो मेन होती है, ऐसे नहीं है कि बुक्स में जितना दिया होगा हमें उतना सारा पढ़ना है, बस पढ़ तो लें, बट उतना सब माइंड में रखना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि वो एक किताब हम ले रहे हैं तो उसका हर एक पेज हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो, नहीं। ज़रूरी वो है जो एग्ज़ाम क्रैक करेगा। हमारा फोकस एग्ज़ाम क्रैक करने पे है कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी पढ़ना पड़े, हम एग्जाम क्रैक करेंगे। तो फालतू नहीं पढ़ना, अपने को इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो आता है वो पढ़ना है, जो आएगा वो पढ़ना है। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है हमें पढ़ते वक्त कि हमें पता चल जाता है, पिछले साल के एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या आने लायक है और क्या नहीं आने लायक है। तो उस हिसाब से मैं आपको आगे तैयारी करवाऊंगी। मैं आपको हस्तकला, शिल्प, ये सब टॉपिक करवाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं आपको कला और संस्कृति के भी टॉपिक करवाऊंगी, संत संप्रदाय, मेले, जो बहुत मुश्किल लगते हैं। अरे यार, ये कौन सा मेला कहाँ पे लगता था, ये मेला कब लगता था, तो ये बहुत इजी हो जाएगा मैपिंग के जरिए। सिर्फ एक मैपिंग ही ऐसा तरीका है जिससे हम राजस्थान जियोग्राफी और कल्चर को कवर अप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना मैपिंग के ये सब करना। मैप से सब बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए कि हम जियोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी करें और एक बार मैप को वापस से देखें। अगर आप जल्दीबाजी में मैं नहीं देख पाए हैं कि कैसा था, कैसे समझाया, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, उसको रोक के स्टॉप करके, जैसे आपको ठीक लगे आप देखें। और ये थैंक्स, मेरी आज फर्स्ट क्लास थी और मैं आपके लिए वीडियोस ऐसे ही लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।